सर, आप इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं और आपके ख्याल में जो दो मौक़िफ़ है, एक तरफ हुकूमत का, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आपके ख्याल में किसका केस आपको ज़रा ज़्यादा मजबूत लग रहा है? देखें, केस की तो तैयारी करना पड़ती है। अभी फैसला आया है, मैंने यकीनन पढ़ा है फैसले को। इसमें बहुत से मामलात हैं जिनके हवाले से मैं समझता हूँ काफ़ी गौर व खौज की ज़रूरत है और फिर ही कोई नतीजा वाज़े तौर पे सामने आएगा। एक मैं आपको मिसाल दे दूँ, हमारा जो कानून था उस वक्त, जिस वक्त के हवाले से ये फैसला आया है 2014 तक तकरीबन, वो था पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर ऑफ 2002, जो रेलेवेंट या मुतालिक कानून था। उस कानून में दो तसव्वुरात थे। एक प्रोहिबिटेड फंड्स का तसव्वुर था, ममनुआ फंड्स कह लें या ममनुआ रुकूम, और दूसरा तसव्वुर था फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का, कि कैसी सियासी जमात जिसको पुष्तपनाही हासिल हो किसी बैरूनी ताकत की या बैरूनी किसी हल्के की। तो ये दो तसव्वुरात वहां मौजूद हैं। अगर आप देखें प्रोहिबिटेड फंड्स को, तो प्रोहिबिटेड फंड्स वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, वो ये कहता है कि आप इंडिविजुअल्स से तो पैसे ले सकते हैं, यानी कि अफराद से आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन आप कंपनियों से पैसे नहीं ले सकते। उसमें भी लफाजी में थोड़ा सा इब्हाम है कि जो बैरून मुल्क कंपनियां हैं, क्या वो सिर्फ ऐसी कंपनियां जो कि मल्टीनेशनल हो उनसे आप पैसे नहीं ले सकते, या किसी भी कंपनी से नहीं ले सकते। लेकिन एक मैं समझता हूँ एक रीजनेबल, एक माकूल तशरीह की जा सकती है कि किसी भी कंपनी से, खा वो बैरूनी हो या मुल्की हो, पैसे नहीं लिए जा सकते। पैसे सिर्फ अफराद से, यानी कि जो नेचुरल पर्सन जिसको हम कहते हैं, इंसानों से लिए जा सकते हैं। एक तो ये उसमें तसव्वुर है। अब अगर पैसा किसी कंपनी से लिया गया है और खासतौर किसी बैरूनी कंपनी से लिया गया है, तो वो ममनुआ फंड्स के जुमरे में आएगा। और ममनुआ फंड्स के हवाले से जो इसका असर है कानून का, वो ये है कि ममनुआ फंड्स जो हैं वो कॉन्फिस्केट हो जाएंगे, उनको सरकार अपनी तहवील में ले लेगी, आपको वो अदायगी करना पड़ेगी सरकार को। तो यहाँ तक तो ताल्लुक है ममनुआ फंड्स का। लेकिन जो दूसरा तसव्वुर है फॉरेन एडेड पार्टी का, जो कि एक बड़ा तसव्वुर है और ज्यादा उसके असरात हैं, वो ये है कि एक पार्टी अगर मुल्क की सलामती के खिलाफ काम कर रही है, या उसी शिक में जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है, उसका जो सेक्शन 15 है, उसमें यह आ गया, और उसकी जो डेफिनेशन है पहले सेक्शन 2 में, वहां यह आ गया कि अगर आपने किसी फॉरेन नेशनल से पैसे लिए हैं, तो उस सूरत में भी आपको फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी करार दिया जा सकता है। और अगर फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी आपको करार दे दिया जाए सेक्शन 15 के तहत, तो फिर 2 हफ्ते में हुकूमत जो है, और करार देना ये हुकूमत की सवाबदीद है, यह हुकूमत का फैसला है। हुकूमत फिर वफाकी हुकूमत मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट फिर फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है, और उस सूरत में अगर ये नतीजा अखज़ करे सुप्रीम कोर्ट के वो है, तो फिर उस पार्टी को तहलील कर दिया जाएगा, और उस पार्टी के जो मेंबरान पार्लियामेंट होंगे वो अपनी नशिस्त से भी महरूम हो जाएंगे, और मजीद 4 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से भी वो नाहिल हो जाएंगे। तो एक बहुत इसके वसी असरात हैं, एक फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी करार देना और सुप्रीम कोर्ट का उस बात को मान लेना। लेकिन जो डेफिनेशन है फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की, जो सेक्शन 2 का मैंने हवाला दिया और फिर सेक्शन 15 का, उसमें यह वजाहत नहीं है कि कितनी रकम अगर आप किसी गैर मुल्की नेशनल से लेते हैं तो आपको फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी तस्वुर किया जाएगा, जिसको तहलील किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे जो ऑर्डर पढ़ा मैंने इलेक्शन कमीशन का, वहां लिखा है कि कोई चरणजीत सिंह साहब हैं, उन्होंने गालिबन $50 दे दिए। जो इदारे पीटीआई ने कायम किए थे कनाडा में और अमेरिका में, कंपनियां बनाई थी, ने ये कहा कि जी कोई चरणजीत सिंह साहब आए थे, उन्होंने $50 दे दिए। अब क्या ये कंपनी इस तरह देखा जाए कि फॉरेन नेशनल से इसने पैसे वसूल किए तो वो फॉरेन एडेड हो गई, जिसको तहलील कर दिया जाए? मैं समझता हूँ मजीद यहाँ तहकीक की जरूरत है कि क्या तनासुब है उस रकम का जो पीटीआई को हासिल हुई, और उसमें जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो गैर मुल्की हैं, उनकी दी हुई रकूम का तनासुब क्या बनता है,
ऑर्डर पढ़ के मुझे वो बात वाज़ेह नहीं हुई। तो यकीनन कोई हमें मयार कायम करना पड़ेगा कि किस तनासुब से ऊपर अगर एक सियासी जमात की फंडिंग जो है वो गैर मुल्कियों के जरिए हो रही है, तो फिर उसको हम कहें कि ये अब इस काबिल है कि इसको तहलील कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकदमा पेश करें। तो ये दकीक मसाइल हैं, ये कोई इतना आसान मामला नहीं है। सही। सर, अगर मैं इधर यहाँ पंचोटा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर सकूं। पंचोटा साहब बड़ा एक इंटरेस्टिंग नुक्ता उठाया है सलमान अकरम राजा साहब ने। वो कह रहे हैं कि ये जो मुझे समझ आया है, वो कह रहे हैं कि इबाम इस चीज़ पर भी है कि कितने पैसे एक फॉरेनर से आने चाहिए, ये हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि आप उसके बाद कहें कि ये एक फॉरेन फंडेड पार्टी है। आपके ख्याल में ये एक अहम नुक्ता है और इसकी जो क्या कहते हैं ट्रांसलेशन या होगी, तशरीह होगी जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला जाएगा? जी जी बिल्कुल, सलमान राजा साहब ने बहुत ही खूबसूरती से उस चीज को, जो उसका लिटमस टेस्ट है, वो हमारे सामने प्लेस कर दिया है। और जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जहां तक तो कॉन्फिस्केशन ऑफ फंड्स है, उससे प्रीटी मच पीटीआई भी इज समवट प्रिपेयर्ड कि जी अगर कल को होती है तो उसने अपनी एक्सप्लेनेशन दे के, जो कि शो कॉज की सूरत में आ गई है, वो दे देंगे। बट द $1 million क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या ये एक फॉरेन एडेड पार्टी है, जो कि सेक्शन आर्टिकल 15 में पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत कहा गया है। मेरी अपनी जाती राय में ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी तशरीह होगी, और ये चीज मेरी नजर में ये है कि होल्ड इस तरह होगी कि इस किस्म की स्मॉल पेमेंट से उनका थ्रेशोल्ड जो है वो इज नॉट केपेबल ऑफ डिक्लेयरिंग कि एक पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी, क्योंकि जो अल्फाज हैं फॉरेन एडेड पार्टी, जो फंडेड मतलब मेयरली जो पॉलिटिकल मंशा है, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, वो मेरी नजर में ये नहीं हो सकती कि अगर बाहर से 1 रुपया भी आया या 50 रुपए भी आए हैं। अक्सर जो मुझे नजर आता है या जो लेजिस्लेटिव डिबेट में बात हुई होगी वो यही होगी कि मकसद अगर ये है कि उस पैसे से एक पॉलिटिकल पार्टी एक नैरेटिव शो कर रही है, या एक पॉलिटिकल पार्टी किसी फॉरेन कुवत या ताकत की बलबूते पर एक सर्टेन नैरेटिव को टो कर रही है, तो फिर उसको बिल्कुल डिक्लेयर करना चाहिए और उसको खत्म करना चाहिए, उसको डिसॉल्व करना चाहिए, बिकॉज पेनल्टी बड़ी क्रेव है। वो रेजोनेट नहीं करती कि अगर आप आज पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ को डिसॉल्व कर देते हैं, और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने इसी थ्रेशोल्ड पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस को भी सुना तो उनके भी नतीजे कुछ इस किस्म के आएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर ये होगा कि पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी डिसॉल्व होंगी, और यहाँ पर जो अनपॉलिटिकल फोर्सेज हैं, जो पाकिस्तान को हमेशा से रन और गवर्न और तबाह करती रही है, वही फिर यहाँ पर आजाद थे। तो मैं समझता हूँ टेस्ट इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट में इसकी तशरीह होगी, और ये शायद पीटीआई ये वाला एस्पेक्ट सर्वाइव कर जाए। कॉन्फिस्केशन वाला जो है दैट इज डिबेटेबल, वो शायद वो ना सर्वाइव कर सके, एक्सेप्ट सर्टेन ट्रांजैक्शन जिसको वो डाउट कर रहे हैं कि ये गलत तरीके से इनको डिक्लेयर किया गया कि फॉरेन एंटिटीज है, बट वो बड़ी मीगर ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। जो हम ब्रेक से वापस आए मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब से और बैरिस्टर अहमद पंचोटा साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से फैसला आया है ईसीपी का पीटीआई के खिलाफ। सलमान साहब, सर इसमें ऑब्वियसली अब ये इतलात भी आ रही हैं कि हुकूमत कैबिनेट का इजलास बुलाएगी कल, उसमें शायद डिक्लेरेशन जो है वो मंजूर होगी और वो सुप्रीम कोर्ट को भेज दी जाएगी। सर, जैसे अभी पंचोटा साहब भी कह रहे थे कि अभी 15 दिन है शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, तो सर क्या ये प्रोसेस जो है ये पैरेलल में चलेगा कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोबेबली अगर कंटेस्ट करना चाहते हैं जजमेंट को तो वो ईसीपी के सामने करेंगे, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो उनको एक जमात को बैन करने का प्रोसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो शुरू कर देगी बाय सेंडिंग इट टू द सुप्रीम कोर्ट? ये दोनों सलमान सकती हैं। देखिए, जो किया है जी। हेलो जी सलमान साहब, सर आप फरमाए सर, हम सुन रहे हैं। हेलो जी सलमान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, जो नोटिस ईसीपी ने वो तो होगा, वो फंड्स की आवाज है जी, आ रही है आवाज। हेलो हेलो
जी सलमान साहब, आई थिंक वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स विद योर कनेक्शन, तो वी आपको हम दोबारा कनेक्ट करते हैं इतनी देर में। जी पंचोटा साहब, सर द सेम क्वेश्चन टू यू, आप अगर उसका जवाब देना चाहें। मेरा अपना पर्सनल व्यू है जी कि अगर तो जजमेंट चैलेंज हो जाती है, जो कि ऑफ कोर्स होगी, और उसमें किसी किस्म की सस्पेंशन हो जाती है एंड द जजमेंट सस्पेंडेड बाय द कोर्ट, फिर तो ऑफ कोर्स उस जजमेंट के ऊपर तमाम अमल दरामद नहीं हो सकेगा। सेकेंडली, अगर जजमेंट इन फील्ड रहती है तो टू दी एक्सटेंट ऑफ कॉन्फिस्केटेड फंड 15 दिन का टाइम दिया है, शो कॉज में वो अपना जवाब देंगे। बट जहां तक बात ये है कि मतलब प्रोप्राइटरी डिमांड्स के वो 15 दिन वेट करना चाहिए, व्हाट इफ पीटीआई इज एबल टू एस्टैब्लिश कि सारे का सारा जो फंड्स हैं वो ठीक है, तो आई थिंक प्रोप्राइटरी डिमांड्स दे शुड वेट एंड देन गवर्नमेंट रेफरेंस इनिशिएट करे। जहां तक जजमेंट है, मैं उस पर भी कमेंट करना चाहता हूं। जजमेंट को अगर आप तफसील से देखें और गौर से देखें तो जजमेंट की जो आखिरी 2-3 लाइन्स हैं वो जजमेंट की ओवरऑल लैंग्वेज से रेजोनेट नहीं करती, बिकॉज जजमेंट में कोशिश ये की गई है कि हर वो चीज जो कि एक तरीके पॉलिटिकल पार्टी को अफेक्ट कर सकती है उसको वहां लिखा गया है, विच इज ऑब्वियसली इनफ मटीरियल एंड एमिनेशन फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोसीड अगेंस्ट देम। और अगर आप देखें तो एंड में ये भी एक जनरल लाइन लिख दी गई कि एनी अदर फेडरल एजेंसी इज अलाउड टू और इज एट लिबर्टी टू सॉर्ट ऑफ टेक एक्शन, और साथ साथ कॉन्फिस्केशन की बात भी की गई। मुझे लगता है कि जजमेंट सस्पेंड हो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, या ऊपर जब इसको चैलेंज करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट सस्पेंशन या जो उसका स्टेटस को है, ये जजमेंट आगे नहीं चल सकेगी। इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल शो नाउ, और ये भी साबित हुआ है उस जजमेंट को पढ़ के, या मुझे एटलीस्ट मेरी नजर में, कि ये जजमेंट लीगल फुटिंग पर इतनी स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी हैप हैजर्ड जजमेंट है, और बिट्स एंड पीसेस को जोड़ा गया है, और ऐसे उसमें एक कोहेरेंस नजर नहीं आती जो एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हम बाकी अच्छी जजमेंट्स में देखते हैं। जी सलमान साहब, आप इत्तेफाक करेंगे कि जजमेंट जो है कमजोर है, जैसे कि पंचोटा साहब कह रहे हैं, और ऑफ कोर्स सर वही सवाल जो पहले भी आपसे पूछ रहे थे कि पैरेलल में ये प्रोसेसेस चलेंगे कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शो कॉज नोटिस का जवाब देगी और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो उनको बैन करने का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में ये भिजवा के डिक्लेरेशन शुरू कर देगी? चल तो सकती हैं मतवाजी तौर पे। इलेक्शन कमीशन के सामने मामला होगा कि फंड्स को हमने कॉन्फिस्केट करना, सरकारी तहवील में लेना है या नहीं लेना। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला ये होगा कि क्या ये फॉरेन एडेड सियासी माफ करिएगा सलमान साहब हमें ज्वाइन नहीं कर पाए अगेन, तो आई हैव टू टर्न टू यू। अब पंचोटा साहब, बहुत लोग ये भी जिक्र कर रहे हैं कि ये फैसला जो है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, इसके लिए जो हनीफ अब्बासी साहब वाला केस है और सुप्रीम कोर्ट में जो उसकी जजमेंट आई थी वो भी बहुत अहम है। लेकिन जी वो बिल्कुल अहम है, और वो जजमेंट में जो लिखा गया है वो पाकिस्तान में पहली दफा नहीं लिखा गया। होल्ड ये किया गया है कि फॉर सुप्रीम कोर्ट disqualify somebody under 62(1)(f there has to be undisputed evidence before the Supreme Court of Pakistan कि एक चीज एग्जिस्ट करती है। हनीफ अब्बासी साहब ने ये बात उस वक्त करने की कोशिश की जब ये केस पेंडिंग था, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उसमें होल्ड किया कि जब तक इररिबटेबल एविडेंस नहीं आ जाता या किसी इदारे से या किसी कोर्ट से कोई फाइंडिंग नहीं आ जाती तो हम तब तक इसमें प्रोसीड नहीं करना चाहेंगे। उसमें एक व्यू और भी है कि हमारी बहुत सारी अदालती नज़ायर मौजूद हैं जिसमें ये कहा गया है कि जनाब जो ईसीपी है वो एक अदालत का स्टेटस नहीं रखती। तो ये सारे पॉइंट्स भी देखे जाएंगे। फिर ये जो सर्टिफिकेशन वाली बात सब बहुत चल रही है कि क्या जो खान साहब ने बात की थी वो एक एफिडेविट था या सर्टिफिकेट था, इस तरह की चीजें भी देखी जाएंगी। तो वो आई थिंक इज अ फार फेच्ड कॉन्सेप्ट, बट गवर्नमेंट ऑफ कोर्स कोशिश करेगी जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन में जाने की, बट आई डोंट सी अ चांस अंटिल दिस 15-day टाइम पीरियड लैप्सेस। और वैसे भी मैं समझता हूं जजमेंट स्टे हो जाएगी बिकॉज इस जजमेंट में तकरीबन उन्होंने दुनिया की हर कानूनी शिक जो कि पीटीआई पर अप्लाई करती है उन्होंने कोशिश की है कि अप्लाई हो जाए। बिल्कुल सही। जी सलमान साहब माफ करिएगा सर, वी हैड कनेक्शन प्रॉब्लम्स। सर ऑब्वियसली अब यही बात, एक तो यही प्रोसेस का पूछना था आपसे कि एक तरफ शो कॉज नोटिस है, दूसरी तरफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को भेज रही है, और सर ज़रा आई मीन आपकी तो बहुत गहरी नज़र है हमारी सियासत पर भी, तारीख पर भी और लॉ पर। सर ये क्या वक्त नहीं आ गया कि हम अपने कवानीन को भी देखें? कभी हम किसी सियासतदान को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं फॉर लाइफ टाइम, कभी हम कहते हैं कि हम एक जमात जो है उसको बैन कर देंगे। डू वी नॉट नीड टू फिक्स समथिंग इन द लॉज कि ये और ममालिक में तो हमें इस किस्म की गुफ्तगू सुनने को नहीं मिलती? जी आप दुरुस्त फरमा रही हैं, और बल्कि इसी कानून पे अगर हम रहें जो सेक्शन 15 है पोलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का,
जिसके तहत ये डिसोल्यूशन की बात का जिक्र है, या उसके बाद भी जो कवानीन है, ये तमाम कवानीन आईने पाकिस्तान के ताबे हैं। आइन से बढ़कर ये कुछ नहीं कर सकते, कोई ऐसी सजा भी ये तजवीज़ नहीं कर सकते जो आईने पाकिस्तान में तजवीज़ करता सजा या उसकी जो कॉन्सिक्वेंस है उससे बढ़कर हो। अब अगर आप आइन का आर्टिकल 17 देखें और उसका क्लॉज 2 देखें, तो ये कहता है कि एक ऐसी सियासी जमात को तहलील किया जा सकता है जो पाकिस्तान की जो सालमियत है, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी, उसके खिलाफ काम कर रही हो। यहाँ कोई जिक्र नहीं है फॉरेन नेशनल से पैसे लेने का, यानी कि अगर आप एक नया ग्राउंड बना देते हैं कि आपने अगर किसी फॉरेन नेशनल से $50 भी लिए, $100 भी लिए, तो वो बजाते खुद ग्राउंड है जमात को तहलील करने का, तो मेरी मदवाना राय में ये आइन की मंशा के बरखिलाफ है। आपको मजीद ये साबित करना होगा कि जो उस जमात ने पैसे दिए किसी गैर मुल्की से, उस पैसे के लेने के नतीजे में उस जमात ने मुल्क की सालमियत और मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ काम किया। तो सिर्फ पैसे ले लेना मेरी नजर में काफी नहीं होगा। ज़ाहिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इंतजार करे इलेक्शन कमीशन में जो कार्रवाई हो रही है उसके खत्म होने का, या मुतवाजी तौर पे दोनों बातें भी चल सकती हैं। जो कानूनी सवालात हैं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उनका अहाता शुरू कर दे। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है एक सियासी जमात को तहलील करना। बिल्कुल सही सर। तो क्या ये जब जैसे आपने कहा कि ये पैरेलल में ही प्रोसेसेस हो सकता है चलें कि एक तरफ शो कॉज नोटिस है, बट ये जो बात पनसोटा साहब भी कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालिबन ये सोच रही है कि वो पाकिस्तान के हाई कोर्ट चले जाएं और हाई कोर्ट से वो स्टे ले लें इस फैसले के खिलाफ। इज दैट पॉसिबल? आपके ख्याल में क्या ये भी एक लीगल ऑप्शन हो सकता है? देखिए, ये जो फैसला है इसने एक तरह का ये इंक्वायरी रिपोर्ट है कि जैसे शुगर कमीशन एक बना था, उसने इंक्वायरी रिपोर्ट दी और फिर उसके बाद मजीद जो कानूनी कार्रवाई है उसकी तरफ बढ़े। यहाँ भी यही नजर आ रहा है कि शो कॉज नोटिस दिया गया है, फैसला ये कहता है कि कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए। तो जब नोटिस आएगा तो उस नोटिस में के जवाब में इस रिपोर्ट को या इस फैसले को इलेक्शन कमीशन के चैलेंज किया जा सकता है, एतराजात उठाए जा सकते हैं, ये साबित किया जा सकता है कि ये फैसला या फाइंडिंग्स जो हैं ये गलत हैं, खिलाफ कानून है। तो शो कॉज नोटिस के जवाब में भी ये कुछ हो सकता है। ऐसी सूरत में हो सकता है कि हाई कोर्ट मुदाखलत ना करें, वो कहें कि आप अभी शो कॉज नोटिस का जवाब दें, और जब उसके बाद हतमी फैसला आएगा तो फिर हाई कोर्ट देखेगा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को हमने देखना है नहीं देखना। शो कॉज नोटिस में वो फैसला क्या करते हैं उस फैसले को आप चैलेंज कीजिएगा। तो ये इम्कान मौजूद है कि हाई कोर्ट सरे दस्त इसको ना दे। सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का।